नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एचपी स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं श्री ओम प्रकाश जी, एसपीएम सोशल इंक्लूजन। ओम प्रकाश जी, आपका आज की इस चर्चा में स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज हम एनआरएलएम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सोशल इंक्लूजन, सामाजिक समावेशन। तो ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सामाजिक समावेशन एक्चुअली है क्या? सोशल इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं एनआरएलएम में, तो सामाजिक समावेशन क्या है, किन लोगों का होता है और है क्या ये? सर, आपने ये अच्छा प्रश्न किया कि सबसे पहले हमें इससे पहले हमें थोड़ा सा मैं एनआरएलएम के ये में जो पूर्व में सर जो 6 जो योजनाएं जो चली थी भारत सरकार की, उनका जैसे ही विलय किया गया था, जिसमें हमारा स्वर जयंती ग्राम स्व रोजगार योजना और उसके बाद सर हमारा आईआरडीपी का कार्यक्रम चला था। उसके बाद सर हमारा ड्वाकरा, सीटरा और 10 गंगा कल्याण योजना और 10 लाख कुआं योजना जो चली थी सर, इन सबको विलय जब किया गया, क्योंकि ये सभी सर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से ही जुड़े थे। ठीक है। तो जैसे ही सर फिर एनआरएलएम में इन सब का विलय किया गया, तो वर्ष 2016 में एनआरएलएम ने जो है डीएनआरएलएम ने प्रत्येक एसएचजी के जो कामकाज जो करते थे, उसमें सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को अतिरिक्त रूप से शामिल करने के लिए एनआरएलएम के ढांचे को विस्तारित किया सर। ठीक है। तो दूसरा सर जो सामाजिक समावेश और सामाजिक विकास जो है, ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है और उसको एक संपूर्ण नागरिकता प्रदान करता है। तो इसमें सर ऐसे लोग जो उम्र, लिंग, धर्म, आर्थिक विकलांगता, ऐसे जातीयता के आधार पर जो वंचित है, ऐसे लोगों को सर इसमें प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाता है और उनका एक समूह बनाया जाता है। तो सामाजिक समावेशन जो है सर, एक प्रक्रिया भी है और एक गोल भी है सर। ये दोनों चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया आपने बताया कि सामाजिक समावेशन हमारा एक उद्देश्य भी है और एक अपने आप एक प्रक्रिया भी है। तो ये जो सामाजिक समावेशन एनआरएलएम या एचपीएसआरएलएम करता है, किस तरह से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो वंचित लोग हैं समाज में, जो चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, एकल महिला हैं और इस तरह के जो बाकी सारे लोग हैं, उनका समावेशन हो, उनका इंक्लूजन हो, हम कैसे इंश्योर करते हैं? सर, उसके लिए मतलब सबसे पहले हम उनकी भागीदारी उसमें सुनिश्चित करवाते हैं। तो उसके लिए हमें एक पीआईपी प्रोसेस से भी हम गुजरते हैं। तो भागीदारी इसमें सर, जैसे कि एक विकास के रास्ते में जन भागीदारी जो बोलते हैं कि विकास का एक मूल मंत्र होता है जी। तो भागीदारी सर इसमें बहुत जरूरी है, लेकिन ये एक सामाजिक समावेशन के लिए एक पर्याप्त शर्त नहीं है। सिर्फ भागीदारी से ही इसमें ये काम नहीं होने वाला। इसमें हमें मतलब एक ऐसे 3 महत्वपूर्ण चरणों के रूप में जो है, इसको हमें एक प्रक्रिया के रूप में देखना पड़ेगा। क्योंकि जो इसमें जो 3 महत्वपूर्ण चरण रहते हैं इस प्रक्रिया में, जो भागीदारी की में, इसमें सर हमारा जो सबसे पहले भागीदारी रहती है, जो हमने उन लोगों को, जो ऐसे पात्र वंचित लोग हैं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और भागीदारी के साथ साथ सर उनको हमने प्रतिनिधित्व देना है, उनको एक नेता बनाना है, जैसे स्वयं सहायता समूह का प्रधान, सेक्रेटरी वगैरह जो भी सर उसमें बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपने कहा कि जो पीआईपी प्रोसेस है हमारा, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, और जो हमारा एससीसीसी डेटा है 2011 का, यस सर, उसको आधार मानकर ऐसे सभी वंचित लोगों का हम स्वयं सहायता समूह के रूप में गठन करते हैं। यस सर। जिसके लिए हमारी जो पीआरपी और सीआरपी राउंड करती है, वो आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको ग्रुप के तहत जोड़ा जाना जरूरी है। जी। ठीक है। बहुत अच्छी बात। उसके साथ सर जैसे भागीदारी और प्रतिनिधित्व की हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ सर उनको एक मालिक भी हमें बनाना चाहिए, ताकि उनको ये लगे, जो संस्थाएं हैं उनकी, ताकि ये ऐसे वंचित लोगों को लगे कि ये हमारी अपनी संस्थाएं हैं। तो जब सर हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं और उनको एक मालिक बना रहे हैं कि वो संस्थाओं के जो स्वयं सहायता समूह है, उनके वीओ जो बने होते हैं, उनके सर जब एक मालिक के रूप में उनको लगता है कि माइक्रो एंटरप्राइजेज ऐसी चीजें हम कर रहे हैं, तो सर तब जो है उसका एक जो बोलते हैं सामाजिक समावेशन का जो लक्ष्य है वो पूरा होता है सर। बहुत बढ़िया। अभी तक कितने स्वयं सहायता समूह ऐसे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि सामाजिक समावेशन किया गया है?
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे वो PWD कैटेगरी के हैं, चाहे वो एकल महिला है। जी तो ऐसे मैं समझता हूँ कि HPSRLM के तहत बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। तो कितने आपके पास लगभग स्वयं सहायता समूह या ग्राम संगठन ऐसे लोगों के बन गए हैं? और सर इसमें जैसे कि आपने इसमें जानकारी दी कि इसमें हम जो ऐसे वंचित लोग हैं जो इसमें अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं और अल्पसंख्यक है, इसमें विधवा महिलाएं हैं और एक नारी है, दिव्यांग है। तो जो जिन बीमारी से, क्रोनिक डिजीज से जो ऐसे पीड़ित लोग हैं, उन सबको सर इसमें उनका समावेशन करने का HPSRLM की तरफ से प्रयास किया गया है। और उसमें सर जो अभी तक की जानकारी में बताना चाहेंगे सर, इसमें हम विशेष रूप से जो गठन कर रहे हैं, तो इसमें सर अभी तक हमने 108 जो बुजुर्गों के ही स्पेशल सर समूह जो है स्वयं सहायता समूह वो बनाए हैं। वो अकेले सिर्फ चौपाल में ही बने हैं? यस सर, यस। सिर्फ शिमला जिले के एक उपमंडल या हमारे 2 या 3 ब्लॉक में ही केवल 108 ग्रुप तो यहीं बन गए हैं। अदरवाइज पूरे हिमाचल में इस वक्त 838 हमारे ऐसे स्वयं सहायता समूह बन गए हैं, जो ऐसे ESHG जिनको हम कहते हैं, एल्डरली ESHGs के। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत और उसके साथ साथ सर अगर ओवरऑल जो इसमें जो एक रेशो जो रहता है वो सर इसमें 50% जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का समावेश रहता है और 15% जो है सर वो अल्पसंख्यक का रहता है और 3% जो सर जो दिव्यांग जो हमारे भाई बहन है तो उनका सर समावेशन का जो है इसमें NRLM की गाइडलाइन में प्रावधान है। बहुत बढ़िया। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सामाजिक समावेशन तो निश्चित तौर पर, जैसा ओम प्रकाश जी ने कहा, कि एक प्रक्रिया भी है और एक उद्देश्य भी है, बट उसके साथ साथ HPSRLM ने, क्योंकि कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बुजुर्गों को या वंचित लोगों को जोड़ दो ग्रुप में, वो तो है, वो तो हमारा गोल है ही, लेकिन उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। उनके कौशल का निर्माण बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि उनको लाइवलीहुड के साथ जोड़ा जाए। आपने ग्रुप पे जोड़ दिया तो उनको रोजगार के अवसर भी देने, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करवानी है। तो मैंने देखा पीछे आपने इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करवाई, एक्सपोजर विजिट भी करवाया, हेल्पेज के माध्यम से इनके चेकअप्स भी करवाए, कैंप भी ऑर्गेनाइज किए हैं। तो कैसा फीडबैक रहा आपका? सर जैसे हमने ये जो इनकी ट्रेनिंग जो इनको हमने दी, जिसमें इनकी क्षमता का विकास किया गया, तो इनको एक एक्सपोजर भी दिया गया। तो सर जो पहले इनकी जो बुजुर्गों की थी और इसमें दिव्यांग लोग भी थे कुछ, तो इनकी जो सर जो इससे पहले जो हमें गांव में जब ये रहते थे और इनके सिर्फ जो ये संस्थाएं जो स्वयं सहायता समूह बने थे सर, उससे पहले जो है इनमें बहुत सारी एक जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी रहती थी सर। तो एक हिचकिचाहट रहती थी कि बात कैसे की जाए। तो ये सब चीजें सर इनको कोई जानकारी नहीं थी। और इनके जो खासकर जो HPSRLM की तरफ से सर बुजुर्गों और दिव्यांग के लिए हम बड़ी प्राथमिकता के साथ ये कार्य कर रहे हैं। तो उसमें सर उनके सम्मान के लिए भी, एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए भी ये काम हम कर रहे हैं। तो उसमें सर जब उनसे हमने फीडबैक लिया तो बुजुर्गों के ये मैं मतलब बोलते हैं वो खुशी के आंसू थे सर। जब उनसे बात की गई तो वो सर उनका आत्मविश्वास जो बढ़ा हुआ था और खुशी थे कि हमें इस तरह का जो एक कंटिन्यू प्रोसेस में जो है हमें ऐसी ट्रेनिंग और ऐसे एक्सपोजर मिलते रहे जी सर। और ताकि उनसे सर ताकि दूसरे विकास खंडों के लोग भी जो है वो अभी प्रेरणा ले सके सर। बिल्कुल। भारत सरकार ने रिसेंटली इसी वर्ष अग्रसर प्रोग्राम लॉन्च किया है और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि HPSRLM के थ्रू हमने जो प्रपोजल भेजी थी उसे स्वीकार की गई जी सर। और लगभग 25 या 27 लाख का जो अमाउंट आया है उसे हमने डिस्पर्स कर दिया है। ऐसे ESHG जो एल्डरली ESHG है उनके विकास पर, उनके रोजगार के साथ उनको कैसे जोड़ा जाए इस बात पर। ओम प्रकाश जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है FNHW, फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश। तो ये क्या है? सामाजिक समावेशन का ये भी एक अहम पार्ट है और कोरोना के समय में तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा देखी है। तो क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर मैं एक आम जनता की जानकारी के लिए इसमें बताना चाहूँगा कि जो ये घटक NRLM के तहत ये चला है तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सर जो फूड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड वॉश पे सर जो हम काम करते हैं तो सबसे पहले सर आम जनमानस को हम उनके स्वास्थ्य पर सर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उनका फूड जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए, क्या उनका जो पौष्टिक आहार है वो कैसा होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, साफ सफाई उनकी कैसी होनी चाहिए। तो सर इसमें हम न्यूट्रिशन गार्डन जो है वो गाँव में जो हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदी होती है तो सर उनको स्वयं सहायता समूह को उनको जागरूक किया
जाता है, तो उसमें न्यूट्रिशन गार्डन में उसमें हम तरह तरह की जो 5-7 प्रकार की उनको सब्जियां उगाने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रेरणा देते हैं, और उसके साथ साथ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसमें करें, जैविक खेती के माध्यम से। और अगर वो वैसी सब्जियां सर हम खाएंगे तो उनसे हमारी जो प्रतिरक्षा शक्ति होती है सर वो मजबूत होती है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है सर। और जिसमें जो हिमाचल जैसे कि एनीमिया में सर हम हिमाचल का जो एक जो लेवल है जो हमारा वो मतलब पूरे देश भर में वो डाउन, उसमें सर हम डाउन है थोड़े, तो उसमें सर हम एक स्ट्रेटजी, उसमें एक रणनीति बना रहे हैं कि हम उसमें ऐसी सब्जियां उगाएं जैसे पालक, जैसे फ्रांस बीन, जैसे ऐसी सब्जियों को भी हम प्राथमिकता दें जो न्यूट्रिशन गार्डन को उसमें सबको बल मिले सर। बहुत अच्छी आपने बात कही। इनफैक्ट ये करने के लिए हमें छोटा सा जो किचन गार्डन होता है, यस, जिसमें आपके घर के साथ 1 बिस्वा या 2 बिस्वा ही जगह है, कहीं बीघों की बात नहीं हो रही है जी सर। नहीं तो जनरली ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लगता है हमारे खेत जो है वो खराब होंगे। जी सर। ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा हो भी, अगर आप 1 बीघे में फसल इस किस्म की, जैसा इन्होंने कहा, न्यूट्रिशियस, जिससे आपको आपके अपने घर में ही बहुत अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं, एक छोटा सा किचन गार्डन, वहाँ आप बहुत अच्छी जो है जैविक ढंग से, प्राकृतिक ढंग से खेती कर पाएँ, किचन गार्डनिंग कर पाएँ, वहाँ आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, वो आप तैयार कर पाएँ, जिसका आप स्वयं उसको कंज्यूम करें, अपने और अपने परिवार के लिए उसका उपभोग करें, तो मैं समझता हूँ कि स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत अच्छा होगा। और कोरोना जैसी बीमारी में जो इम्यूनिटी की बात की गई, इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और हिमाचलियों की तो और भी अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं इसीलिए है क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंस है वो पिज़्ज़ा और बर्गर पे कम है, और आगे के लिए भी यही मैसेज है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज का ट्रेंड अब ये है कि बच्चे, जो हमारे बच्चे हैं, जी सर, उन्हें नहीं पता कि कुलथ की दाल क्या होती है, माँ की दाल क्या होती है, चने की दाल क्या होती है। उनको जो पता है वो ये कि काली दाल और पीली दाल है। यस सर। मैं रिसेंटली अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर से बात कर रहा था, तो जब इस किस्म की जानकारी जब हम उनके साथ शेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है। आने वाली जो जनरेशन, उन्हें पता ही नहीं है कि दालों के किस्म क्या है। ये जो दालें बाजार में मिलती हैं ये हमारे अपने खेतों में ही उगती हैं। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हमारे जो लोग हैं, हमारे स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़े हैं और अदरवाइज भी, सबसे हमारा HPSRLM का यही इनिशिएटिव है और ये रिक्वेस्ट है कि आप FNSW के तहत अपने घर के आसपास जितनी भी आपकी छोटी सी जगह है उसमें जरूर अच्छी से अच्छी सब्जियां उगाएं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उनका जी? सर मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास अगर ज़मीन भी नहीं है तो आपके पास एक दूसरा साधन भी आप न्यूट्री गार्डन के लिए आपका कर सकते हैं। आपके घर है, घर का लेंटर है, लेंटर के ऊपर भी आप किसी भी बर्तन में मिट्टी को इकट्ठा कर सकते हैं और उसमें वही जैविक खेती वाली प्रक्रिया के माध्यम से आप उसमें इस तरह की सब्जियां उगा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा रख सकते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि सभी SHG की महिला, हिमाचल के आम जनता जो है, हम अपने घरों में जैसे पारंपरिक तरीके से पहले बुजुर्गों के टाइम हम जो इस तरह की खेती करते थे तो ऐसी खेती करना संभव है। इसके लिए हमें 2-3 चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। ना ही हमें कोई इसके लिए कोई पैसा देना पड़ेगा बाज़ार में सब्जी के लिए, और ना ही बीमारियाँ हमारे नज़दीक आएगी, और उससे हम अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रखेंगे और उसके साथ साथ हमारे पैसे की भी बचत होती है। बहुत बढ़िया आपने मैसेज दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि HPSRLM का ये जो मैसेज है ये जन जन तक पहुँचे। आपने इस चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।